we discuss now BSEPR theory explain the different structures of the different geometry of the compound. But this BSEPR theory have a very some kind of limitation. Why they have gained this type of geometry? What is the happening in the orbitals? कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों को BSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आई, दैट इज अ वैलेंस बैंड थ्योरी, और एक और थ्योरी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, जो भी ड्रॉबैक्स रह गए थे BSEPR के अंदर, उनको पूरी क्या करती है, फुलफिल करती है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो दी थी हमारे को साइंटिस्ट एंड लर्नर में, दैट विल बी एक्सटेंडेड बाय द पॉलिंग आल्सो. और ये BBT थ्योरी जो है वो मेन थ्योरी है टू एक्सप्लेन दी all the structure of all the geometry of the different type of compound. और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, नेम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमें मालूम है वो ही क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस किस चीजों पर बेस्ड है? ये बेस्ड है, हमारे को मालूम है कि हमारे पास अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स है. हमने पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, आप पढ़ चुके हो कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, उनकी स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किस पर बेस्ड है? इट विल बी बेस्ड ऑन दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एटॉमिक ऑर्बिटल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स में. तो जब ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है तो इनमें जो पेयरिंग हो रही है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि जब इनमें पेयरिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो रहे हैं तो एक्चुअल में इनके ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होती है, उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे बेस्ड है, और दूसरा यहाँ पे हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन पे. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है यहाँ पे कि जब दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है दोनों के कॉम्बिनेशन से. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. तो वन बाय वन हमारे समझना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पहले कि ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप होते हैं, उनमें क्या क्या फिनोमेना है. फिर हम ये समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, and then we will explain the different geometry of the compounds through the valence bond theory. Okay, let's consider. तो मान लो हमें सबसे पहले ओवरलैपिंग को समझना है. तो ये सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं. कि मान लो हमारे पास पहले कोई एक एटम है, उस एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस है. मान लो मैंने एटम ए लिया है, उसके अंदर न्यूक्लियस Na प्रेजेंट है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने डिनोट कर दिया Pa से. दूसरा कोई एटम है, दैट इज एटम बी, और उसको मैंने उसका जो न्यूक्लियस है Nb, और उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, Eb से रिप्रेजेंट किया. अब जब मैं केवल एक ही एटम, सिंगल एटम को कंसीडर करती हूँ, तो यहाँ पर क्या है, हमें मालूम है न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि Na और Ea के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा. जब मैं सिंगल इसको कंसीडर करती हूँ तो Nb Eb इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि अभी दोनों अलग-अलग हैं, इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे को अपोज किया. सेम इसी टाइम पे जब दे आर द इंडिविजुअल Ea, जो अदर Ea हमारे इलेक्ट्रॉन है, उनके क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होता है. अब जब ये दोनों एलिमेंट्स, ये दो एटम जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो इस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई बहुत सारे दूसरे अट्रैक्शन फोर्स और बहुत सारे दूसरे रिपल्शन फोर्स भी क्या होंगे, जनरेट होंगे. कैसे? अब जैसे एटम ए ने एटम बी को क्या किया, अप्रोच किया फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो जो हमारा ए का न्यूक्लियस है वो Eb पे क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा. ऐसे Nb जो है वो E इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि नया तरह का न्यू हमारे को अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है, और पहले हमारे पास ये वाले थे, सेम वाले थे. ऐसे रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, इस न्यूक्लियस और इन न्यूक्लियस के बीच में, दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन फोर्स. इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रिपल्शन फोर्स होगा. इसका मतलब जब दो एलिमेंट्स या दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं फॉर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो वो क्या हो रहा है, उनके बीच में कुछ न्यू अट्रैक्शन फोर्स और कुछ न्यू रिपल्शन फोर्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं. और इट इज प्रूव दैट कि
कंडीशन में रिपल्शन फोर्स जो है वो रिपल्शन फोर्स जो है वो अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, कम होता है। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिपल्शन फोर्स। यानी कि हमारे यहाँ पे ये जो रिपल्शन फोर्स है वो क्या है, कम है, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे, और इस अट्रैक्शन फोर्स की हाई वैल्यू के कारण मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी एटम का मॉलिक्यूल की, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, उतनी जल्दी बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो जाती है अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने से, और फाइनली ये क्या करता है, एक दूसरे के बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो एक्चुअल में बीबीटी बोलती है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, और जब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। ये पहला कंसेप्ट हमारे को किसने बोला था, बीबीटी ने, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट उन्होंने बोला कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स में आपस में पेयरिंग हो रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, उन ऑर्बिटल्स में भी क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। हमें मालूम है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होता है, पी ऑर्बिटल्स जो है तीन है डम्बल शेप्स में होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी जो ऑर्बिटल्स है उनकी डबल शेप होती है, 5 और सब ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में बीबीटी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग कब होगी, जब एटम की जो ऑर्बिटल्स है उनमें पेयरिंग होगी। और ये जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेयरिंग होगी, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और यदि ओवरलैपिंग वीक है, कम है, तो हमारा जो बनने वाला बॉन्ड है वो कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो ज्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कम ओवरलैपिंग वीक बॉन्ड। अब दूसरी चीज क्या बोलती है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, कि जब ये ओवरलैपिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग जो है ऐसे ऑर्बिटल्स में होती है जो अपोजिट स्पिन के हो। अपोजिट स्पिन का मतलब हमने मालूम है दो तरह के स्पिन में बात करते हैं और हम उनको पॉजिटिव और नेगेटिव में डिनोट करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग तो होगी, ऑर्बिटल्स में होगी सही, लेकिन ऐसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जहां पर स्पिन जो है वो अपोजिट है, वहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। और वहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स के कारण वहां पे क्या ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी और वो बॉन्ड को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फॉर्म करेगा। तो अब हमारे पास बात आती है कि एटॉमिक या ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे ओवरलैप होते हैं। तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को हम तीन तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, या नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, और या फिर जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, वो इस तरह से ओरिएंटेड है ऑर्बिटल्स के उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। और जब भी जीरो ओवरलैपिंग होगा इसका मतलब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब सेम स्पिन वाले ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे मालूम है पी, मैंने ये पी जेड लिखा और ये भी पी जेड है, दो पी जेड अलग अलग एटम्स के दो पी जेड पर जो है, मैं मालूम है पी कैसा होता है, डबल शिफ्ट है। तो इसके पॉजिटिव स्पिन वाले आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। तो इस तरह की ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, पॉजिटिव। हो सकता है नेगेटिव वाले भी, यानी कि सेम स्पिन वाले यदि ओवरलैप हो रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और जनरली पॉजिटिव ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड्स बन रहे हैं या तो बनते नहीं है या बन रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, बहुत वीक होते हैं। एस ऑर्बिटल है, हमें मालूम है एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। तो पी और एस में भी ओवरलैपिंग होगी, सेम है, पॉजिटिव होगी। हमें मालूम है पी जेड जो है, जो पी ऑर्बिटल्स है वो तीन फॉर्म में होते हैं और 90 डिग्री के एंगल्स पे हमारे पास प्रेजेंट होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यदि वो विद इन अ प्लेन और कर रहा है तो इस तरह से बॉन्ड ओवरलैपिंग की देखी। यदि वो अबाउट द प्लेन क्या है प्रेजेंट है, जैसे पी एक्स या पी वाई, तो उनमें ओवरलैपिंग क्या हो सकती है, इस तरह से होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग है वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाती है। नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब जैसा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि नेगेटिव ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब हमें ये पढ़ना है कि कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव, कंडीशन ऑफ लेटर बाय धीरे धीरे डिस्कस करेंगे।
नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जैसे अपोजिट स्पिन वाले जो हमारे ऑर्बिटल्स है उनमें आपस में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, यानी एक एटम का पीजेड और दूसरे एटम का पीजेड जो ऑर्बिटल्स है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर यहाँ इस पार्ट में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो गई और ये क्या कहलाएंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग एटॉमिक की तीन तरह से हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो ओवरलैपिंग में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो कहाँ होंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग होंगे। तो ये सेकंड कंसेप्ट है वीबीटी का। Later in the next class we will discuss about the hybridization and continue this VBT in the next lecture. Thank you.